नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज जेपीएससी टेस्ट सीरीज का ये सेट नंबर है। जेपीएससी टेस्ट सीरीज का ये सेट नंबर 9 है। बता दें कि इससे पहले हम 8 सेट अलग अलग सेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले वाले सेट को नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप सारे टेस्ट को आप लगा सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टेस्ट सीरीज होने वाला है और ये सेशन पूरा अंत तक आप बने रहिएगा। निश्चित ही यहाँ से सवाल आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी जब हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो ये भी काफ़ी सवाल है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और सबसे पहले तो आपको समझना है कि सिखों के गुरु, तो सिख के संप्रदाय की अगर बात करें गुरुओं की संख्या तो कुल 10 सिखों की कुल गुरु 10 हुए थे। 10 गुरु उसमें हुए थे, उसमें से 10वें जो थे वो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि सिखों के या सिख संप्रदाय की स्थापना, तो सिख संप्रदाय की स्थापना जो है वो प्रथम गुरु नानक के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि गुरु नानक के अनुयायी ही सिख जो है वो कहलाए थे, ये बादशाह बाबर और हुमायूं के जनरली समकालीन थे। आइए हम बात करते हैं कि इनमें से कौन ऐसे शासक थे जिनको जो है वो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को बता दें कि जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन दास को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने क्या कि गुरु के पद को पैतृक बनाया। तो याद रखेंगे कि गुरु रामदास ने ही अपने तीसरे पुत्र, गुरु रामदास के ये तीसरे पुत्र थे अर्जुन देव, इन्हीं को कह सकते हैं कि गुरु का पद यहीं से शुरू होता है और ये जो है वो एक रूप से पैतृक हो गया। अर्जुन देव अगर बात करें तो सिखों के ये 5वें गुरु थे। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा था कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, या तो फिर पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो ये 5वें गुरु थे और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन भी किया था। आइए थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह के से संबंधित भी यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ग्रंथों की रचना भी की थी और कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी इन्होंने किए थे अपने समय में। सबसे पहले इसके संबंधित में 5 कक्के जो हैं सिखों के, तो ये इन्होंने शुरुआत किया था। साथ ही साथ महिलाओं को कौर, महिलाओं के अंत में नाम के अंत में कौर और पुरुषों के अंत में नाम के अंत में सिंह की उपाधि की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही कौर और सिंह की उपाधि की शुरुआत भी की गई थी। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रणाली है जिसे कहा जाता है पाहुल प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पाहुल प्रणाली। कई बार सवाल जो है वो पूछा गया है और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ याद रखेंगे 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1699 में। ये आपको डेट भी याद रखना है, 1699 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा कि सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का अगला सवाल है कि पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था। तो पूना पैक्ट सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में ये हुआ कब था। तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को ये कह सकते हैं कि पूना पैक्ट हुआ था। 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता था, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में क्या था कि दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में क्या था कि राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे इन दोनों के द्वारा, जो अब हालांकि बढ़ा करके इसकी संख्या जो वो अब बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंबेडकर और गांधी के बीच का।
पूना पैक्ट दरअसल इन दोनों के मध्य में ही यह एक समझौता था जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो यहाँ पे सवाल जो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है आप कंफ्यूज हों कि आंसर को लेकर। वंदे मातरम दरअसल 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, कोलकाता अधिवेशन, तो उसी समय जो है वो सर्वप्रथम इसको गाया गया था। इसके रचनाकार की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है और इसकी रचना जो है वो सितंबर अक्टूबर 1874 में इसकी रचना हो गई थी। 1874 में रचना हो गई थी, लेकिन इसे पहला बार जो गाया गया था वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, तो उस समय ये गाया गया था। अब इस गीत को गाने की अवधि अगर पूछा जाए तो 65 सेकेंड जो है वो इस गीत को, यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है, इसको गाने की अगर टाइम पूछा जाए तो 65 सेकेंड है, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। इस गीत के सर्वप्रथम अगर बात करें तो यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा स्वरबद्ध किया गया था। यानी इसको सबसे पहले स्वरबद्ध जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में इसे विख्यात सितार वादक पन्नालाल घोष, इनके बारे में आप जानते होंगे, उन्हीं के द्वारा राग और सारंग में स्वरबद्ध धुन को जो है वो आज आप जनरली जो देखते हैं, राष्ट्रीय गीत जो बजता है वंदे मातरम का जो धुन बजता है, इस धुन को जो तैयार किया है वो सितार वादक पन्नालाल घोष के द्वारा ही स्वरबद्ध किया गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा, संपादक अगर पूछा जाए तो वो होगा अरविंद घोष। वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे दैनिक जो कार्यक्रम होता है, आप देखते होंगे वहाँ पे जो प्रारंभ का कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रीय गीत से ही शुरुआत होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को आप याद रखेंगे। वंदे मातरम इसकी रचना कब हो गई थी, तो 1874 में। किसके द्वारा किया गया था रचना, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। कब पहला बार गाया गया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका टाइम पूछा जाए कि टोटल कितना टाइम पीरियड है, तो 65 सेकेंड इसका समय है। और साथ ही साथ याद रखेंगे यदुनाथ भट्टाचार्य, इनको सबसे पहले स्वरबद्ध किया गया था वो यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। लेकिन वर्तमान में जो इसका साउंड है, जो हम सुनते हैं धुन इसका राष्ट्रीय गीत का, वो किसके द्वारा किया गया, तो पन्नालाल घोष जो कि एक प्रमुख सितार वादक रहे हैं, तो उनके द्वारा किया गया था। इस तरह से इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति ने ही, जानते कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के सुझावों के आधार पर ही सितंबर 1976, आप जरूर याद रखेंगे, ये डेट भी कई बार पूछा जाता है, 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है, 42वां संविधान संशोधन को इस अधिनियम द्वारा पारित कर संविधान के मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के प्रारंभिक भाग 3 तथा भाग 4 के बाद मूल कर्तव्यों के शीर्षक में से एक नया भाग 4A जोड़ा गया। तो याद रखेंगे, इससे पहले तो 3-4 था, उसमें से भाग कह सकते हैं कि 4A इसमें जो है वो नया जोड़ा गया था, 4A भाग जोड़ा गया था अलग से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। याद रखेंगे इस तरह से। और साथ ही साथ आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों का आर्टिकल जो वो 51A में इसका जिक्र जो है वो मिलता है। तो इस तरह से इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं कि आगे का सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नायलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। बता दें कि नायलॉन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप जब इसका देखेंगे NYLON, तो NY से यहाँ पे न्यूयॉर्क शब्द आता है और LON यहाँ से शब्द जो आता है वो लंदन आता है। ये दोनों शब्दों को मिला करके जो है वो बनाया गया है नायलॉन।
नायलॉन दरअसल ऐसे छोटे कार्बनिक अणु हैं जिनके बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से क्या है कि उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड है। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि नायलॉन जो है वो क्या है, तो यह एक पॉलीएमाइड है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह एक क्या है, तो यह एक पॉलीएमाइड है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसका निर्माण जो है वो सर्वप्रथम 1935 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नायलॉन जो है वो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था और इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था। याद रखेंगे 1935 में जो है वो इसको सबसे पहले तैयार किया गया था। और तथा व्यापारिक स्तर पर जो वो सन 1939 में जो वो महिलाओं के लिए जुराबे इससे जो है वो बनाई गई। तो दरअसल क्या कि महिलाओं के लिए जो लंबे लंबे बाल जो होते थे, सिंथेटिक बाल जो होते थे, जिसको जुराबा कहा जाता था, उसको जो है वो सर्वप्रथम बनाया गया था 1939 से। ये व्यापारिक दृष्टि से जो है वो कह सकते हैं कि इसका उपयोग होने लगा। लेकिन इसको तैयार किया गया था कब, तो 1935 में इसे पहला बार तैयार किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित शांति वन समाधि स्थल है। तो दिल्ली स्थित शांति वन जो है वो किसकी समाधि स्थल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो शांति वन अगर बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, जिसे शांति वन के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थलों से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। जैसे राजघाट, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। राजघाट भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि राजघाट जो वो किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल जो वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। किसान घाट, ये चौधरी चरण सिंह। अभय घाट, मोरारजी देसाई। वीरभूमि जो गांधी से संबंधित है, जबकि समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि महाप्रयाण घाट जो है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को जो है वो महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। शांतिवन हो गया जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री के जो है वो विजय घाट। साथ ही साथ अगर बात करें इंदिरा गांधी, तो यह है शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है इनके समाधि स्थल को। जबकि राजीव गांधी की अगर बात करें तो यह वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला चलते हैं। आगे का सवाल जो है ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री फाहियान ने भारत का जो है भ्रमण कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का जब शासनकाल चल रहा था, उसी समय चीनी यात्री फाहियान जो वो भारत का भ्रमण किया था। यहीं से एक और सवाल पूछा जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा। ह्वेनसांग से संबंधित पूछा जाता है कि ह्वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में आए थे? तो याद रखेंगे यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। आगे चलते और बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य की उपाधियों में सबसे कह सकते हैं कि प्रतापी शासक के रूप में, और सबसे प्रतापी जो वो उपाधि विक्रमादित्य में सबसे महान उपाधि जो माना जाता है विक्रमादित्य में, वो माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही। विक्रमादित्य की उपाधि अगर बात करें तो कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसमें भी सबसे ताकतवर अगर विक्रमादित्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ये किस वंश से संबंधित है, तो याद रखेंगे यह चंद्रगुप्त से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये गुप्त वंश से संबंधित है। वहीं अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी गुप्त वंश से संबंधित है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। बाकी के हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। बता दें कि जब भी कोई युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपातकाल की घोषणा जो वो की जाती है या संसद द्वारा अनिवार्यतः कितने दिनों का अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 महीने में इसका अनुमोदन होना चाहिए। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बता दें कि 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल एक है 352।
352 अनुच्छेद 352 में इसका जो है वो जिक्र मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल का। वहीं अगर बात करें 356 अगर बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 360, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की जो है वो वैसा सिचुएशन अभी तक कभी नहीं आया है, लेकिन बाकी के इन दोनों का उपयोग जो है वो बीच बीच में होता आया है। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है वो इसको पारित किया गया था। हालांकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस दिन भी उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 माह की समाप्ति पर इसका प्रवर्तन में जो है वो नहीं रहेगी। यदि उस अवधि के समाप्त होने के पहले ही संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा अगर संकल्प द्वारा उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो यदि उद्घोषणा के समय या तो उसके 1 माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो गया, तो उस सदन के पुनर्गठन के पश्चात पहली बैठक होने की तारीख से 30 दिन तक जो है वो उद्घोषणा बनी रहती है। परंतु यह तब तक रहेगा जब तक राज्यसभा ने इस बीच संकल्प के द्वारा अपना अनुमोदन कर दिया हो। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ। शून्य आधार वाला बजट जो है वो सर्वप्रथम कब लागू हुआ था और यह किस देश में जो है वो, किस देश के संविधान से जो वो इसको लिया गया है शून्य आधार बजट। तो शून्य आधार वाला बजट जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही शून्य आधार वाला बजट जो है वो कंडीशन लिया गया है। जबकि शून्य काल एक पूछा जाता है, शून्य काल जो कि सदन में होता है, शून्य काल, इसकी शुरुआत जो है वो भारत के द्वारा किया गया था। लेकिन शून्य आधार वाला बजट जो है ये शुरुआत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। तो अगर बात करें चाय उत्पादन की दृष्टि से, तो भारत का इसमें प्रमुख उत्पादक देश के रूप में माना जाता है। हालांकि अगर बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत भले आगे हो, लेकिन ये निर्यात उतना नहीं कर पाता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या के आधार पे ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो खुद उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि चाय के यहाँ पे पसंदीदा लोग काफ़ी ज़्यादा है भारत में, जिसके कारण से यहाँ उत्पादन तो होता है लेकिन उतना निर्यात नहीं हो पाता। लेकिन श्रीलंका में जो है वो निर्यात की दृष्टि से अगर बात करें, निर्यातक की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्यात करते हैं चाय का। तो इस तरह से याद रखेंगे, भारत जो है सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादक देशों में से तो शामिल है, लेकिन ये निर्यातक के रूप में अगर पूछा जाए तो वैसे में श्रीलंका होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे मानते थे। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे मानते थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। दरअसल क्या है कि इन्होंने अनेक पौधों को औषधियों के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था, जिसके कारण से इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, या यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक जो वो इनको माना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी ये किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि क्रोना किस देश की करेंसी है। क्रोना जो है वो किस देश की करेंसी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी करेंसी क्रोना है। जबकि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जबकि इटली की राजधानी आप सभी को पता होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि इटली की राजधानी कहाँ है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इटली की राजधानी कहाँ पे है। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें देखते हैं कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मैसूर में। मैसूर में जो है वो स्थित है वृंदावन गार्डन। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। अगर बात करें कुछ पर्यटन स्थलों में, जैसे हिल्ती मीनार।
हिलती मीनार, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि हिलती मीनार जो वो कहाँ पे स्थित है, तो ये अहमदाबाद में है। मूसी रानी की छतरी, ये अलवर राजस्थान में स्थित है। कानपुर महल, ये राजस्थान में है। आना सागर, ये भी अजमेर राजस्थान में है। जबकि रानी की बाड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था, तो हो सकता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि रानी की बाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा बूंदी राजस्थान में स्थित है रानी की बाड़ी। तो ये सभी चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे। करंट की दृष्टि से भी सवाल जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, जिसके कारण से हो सकता है कि यहाँ से सवाल करंट के दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा याचिंग। याचिंग से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बता दें कि भारत की चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के लिए अगर बात करें तो निर्वाचन की योग्यता के लिए निम्नतम उम्र जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 35 वर्ष। संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कि किसी भी अगर मान लेते कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तब होगा जब वह कुछ कंडीशन दिया गया है। सबसे पहला कंडीशन है कि वह तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 35 वर्ष उम्र जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। तीसरा जो है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तीसरा जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में कह सकते हैं कि निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथा है कि भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या उक्त सरकारों के में से किसी के नियंत्रण में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। दरअसल लाभ का पद यहाँ पे उल्लेख किया गया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य होता है तो उसे जो वो लाभ का पद जो वो नहीं माना जाएगा। तो यह याद रखेंगे, ऐसे में जो है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ कई जगह आपको पूछा जाता है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस तरह के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। लेकिन ये चार जो वो मुख्य ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं, ये चार कंडीशन को। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, तथा भारत सरकार के द्वारा किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर वो कह सकते हैं कि नहीं प्राप्त हो। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है। मौर्यकाल, गुप्त काल, गंधर्व काल या चोल काल। तो याद रखेंगे चोल प्रशासन, चोल कला की अगर बात करें या चोल काल की बात करें तो उस समय में जो है वो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो वो विख्यात था। स्थानीय स्वशासन में अगर बात करें तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि चोल काल में सबसे अधिक विस्तार जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के समय में ही यह इसका विस्तार जो वो सबसे ज़्यादा हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें तो चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या कह सकते हैं कि एक तरह से निचोड़ माना जाता है, क्योंकि चोलकालीन में इसमें बहुत ये कह सकते हैं कि अलग अलग दृष्टि से कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें इस नटराज की मूर्ति में जो वो दर्शाया गया है। इस तरह से याद रखें कि चोल कला का सांस्कृतिक सार या इसे निचोड़ माना जाता है। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। उस समय का अगर बात करें तो उस समय का बंदरगाह जो है सबसे महत्वपूर्ण जो था चोल काल में वो था कावेरी पट्टनम। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया कि इनमें से चोल काल या चोल शासनकाल के समय में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो कावेरी पट्टनम इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ दो चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि विष्णु के उपासक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो विष्णु के उपासक होते हैं उसे अलवार कहा जाता है, इसे अलवार कहा जाता है। और जो शिव के भक्त होते हैं या शिव के उपासक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नयनार कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो शिव के उपासक होते हैं इसे नयनार कहा जाता है। तो कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि अलवार और नयनार में क्या अंतर है या किससे इन दोनों के बीच में कई बार अंतर स्पष्ट करने के लिए भी यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं।
अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान का। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी को गजनी और हिरात के बीच में स्थित एक प्रदेश था। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गजनी है और यहाँ पे एक स्थान मान लेते हैं हिरात, और इन दोनों के बीच में एक स्थल था जिसका नाम क्या था, गौर प्रदेश इसका नाम था। अब गौर प्रदेश का निवासी होने के कारण से ही इनका नाम जो वो मोहम्मद गौरी पड़ा। तो याद रखेंगे यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये उन्हीं का निवासी, गौर प्रदेश का निवासी होने के कारण से उसे जो वो गौरी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्धों का विस्तृत वर्णन अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए युद्धों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंदवरदाई के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे चंदवरदाई के द्वारा लिखित या चंदवरदाई द्वारा रचित पुस्तक पृथ्वीराज रासो में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। याद रखेंगे ये ऐसे समय में इन्होंने धोखा दिया था कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण से जयचंद को जो है वो देशद्रोही की संज्ञा दिया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, शहाबुद्दीन जो है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये पहला तुर्क शासक था जिसने भारत में मुसलमानी शासक के रूप में नींव डाली थी। तो यहाँ से भी हो सकता है आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय की बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आखिर में पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई तो इसका कारण क्या था। तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसके क्या क्या कारण थे जिसके कारण से कह सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठों की पराजय होती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी सदाशिव राय की कूटनीतिक गलतियाँ। सदाशिव राय की कूटनीतिक गलतियाँ इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्या करके हम सभी चीज़ों को सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में क्या क्या इसका कंडीशन था और पानीपत का तृतीय युद्ध आखिर में हुआ कब था और किसके किसके बीच में हुआ था। तो सबसे पहले याद रखेंगे 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत में जो युद्ध लड़ा गया उसे ही पानीपत का तृतीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखेंगे किनके किनके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध होता है और यह दरअसल पानीपत हरियाणा में यह युद्ध लड़ा गया था जिसके कारण से इस युद्ध को जो है वो पानीपत का तृतीय युद्ध माना जाता है। हालांकि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना कि पानीपत स्थान, कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि पानीपत जो है वो स्थल कहाँ पे या किस राज्य में स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है। उसी तरह से हल्दी घाटी ये स्थल कहाँ पे है, यहाँ से भी कई बार सवाल जो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध में अब्दाली के भारत पर 5वें अभियान के समय जो वो लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध में अनेक कारण हो सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी युद्ध में कई सारे महत्वपूर्ण कारण होते हैं, परंतु उनमें से जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण जो है वो इस युद्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में जो कारण था मराठों की जो पराजय का कारण, सबसे पहले तो यह था कि सदाशिव राय की कूटनीतिक गलतियाँ, क्योंकि इनकी जो कूटनीतिक गलतियाँ थी वो कहीं ना कहीं मराठों की पराजय के लिए एक ये भी कारण बनता है। दूसरा क्या है कि अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व का ना होना, यानी कह सकते हैं कि उनका जो सेनापतित्व थे, यानी जो सेना को सभी को संभालने का जो मेन सेनापति होता है उसका उत्कृष्ट
कह सकते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं होना, और साथ ही साथ मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकों का होना। हम जानते हैं कि किसी भी युद्ध में जीतने के लिए आपको उसके लिए महत्वपूर्ण अभ्यास और एक तरह से कह सकते हैं कि उत्कृष्ट सेना की आवश्यकता होती है। और वैसे में अगर कई नए नए खिलाड़ियों को वहाँ पे उतार देंगे तो हो सकता है कि वो पराजय के अलावा और कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, जिसके कारण से उनके लिए आवश्यक था कि ट्रेनिंग या कह सकते हैं कि उत्कृष्ट सेना का होना। उत्कृष्ट सेनाओं की कमी के कारण से भी मराठा सेना की हार जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे ये 3 कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है। जबकि चौथा है मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी। तो ये इसका सही आंसर नहीं है, बाकी का 1, 2, 3 ये 3 कारण जो थे वो मराठों की पराजय के लिए सही था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश का किससे था। यहाँ पे आप सबसे पहले आप रीजनिंग दृष्टि से भी यहाँ पे सवाल को हल कर सकते हैं। रीजनिंग टाइप से आप वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाएं। मुगल वंश का हम जानते हैं कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय ये मुगल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। उसी तरह से लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इब्राहिम लोदी। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को याद रखेंगे। साथ ही साथ इब्राहिम लोदी दिल्ली के लोदी वंश का तीसरा और अंतिम शासक जो वो माना जाता है। इसे 1517 से लेकर 26 तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो वो संभाली थी। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 1526 में जब पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था तो याद रखेंगे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी को हरा करके इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डाला। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं कि एक देखा जाए तो अंत हो गया तथा मुगल साम्राज्य की यहीं से स्थापना होती है। तो याद रखेंगे मुगलों में अगर बात करें तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर या कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश की स्थापना की थी। जो कि हम इस युद्ध का नाम अगर बात करें तो इस युद्ध के नाम के भी हम जानते हैं कि इस युद्ध का नाम क्या पड़ा। तो इस युद्ध को हम अंतिम रूप से माना जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है पंडित भीमसेन जोशी गुरुराज जोशी है। तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी जो है वो किससे संबंधित है। बांसुरी वादक, हिंदुस्तान गायक, सितार वादक या फिर ओडिशा नर्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी हिंदुस्तानी गायक से। भीमसेन जोशी जो थे वो हिंदुस्तानी गायक के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक जो वो भारत में कौन सा माना जाता है। कि जितने भी भारत में अज्ञात कह सकते हैं कि सैनिक हैं उनके स्मारक या अननोन सोल्जर्स का स्मारक जो वो भारत में कौन सा माना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तीन मूर्ति या फिर जालियांवाला बाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंडिया गेट। इंडिया गेट बता दें कि ये अज्ञात सैनिकों का एक स्मारक स्थल के रूप में माना जाता है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर बात करें गेटवे ऑफ इंडिया तो ये जो है वो मुंबई में स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित बाह्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। पंडित किशन महाराज ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी तबला वादक। तबला से जो वो संबंधित है पंडित किशन महाराज। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मदुरै राजधानी थी। मदुरै जो है वो किस कह सकते हैं कि वंश के या तो किस शासकों के समय की राजधानी थी। तो याद रखेंगे यह पांड्यों की राजधानी चेर, चोल और पांड्य ये तीन प्रमुख कह सकते हैं कि उस समय के वंश थे, जिसमें से पांड्यों की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, यहाँ से सवाल जो वो पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पांड्यों की राजधानी जो है मदुरै थी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप याद रखेंगे प्राचीन पांड्य राज्य चोल राज्य के दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर कोटक तक जो है वो विस्तृत यानी फैला हुआ था। इस राज्य में मदुरै, तिरुवेल्ली, रामनाथपुरम तथा तिरुचिरापल्ली के साथ साथ त्रावणकोर राज्य के कुछ भाग में भी जो है वो ये सम्मिलित थे पांड्य वंश के शासनकाल में।
याद रखेंगे बदीम बलन वची, बदीम बलन वची पांड्यों का जो है वो पहला ज्ञात शासक माना जाता है, किंतु पांड्यों के शासकों में पहला जो शासक हुआ वो है नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन जिसे आर्य सेना का विजेता की उपाधि इन्होंने धारण भी किया था। तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने आर्य सेना का विजेता की उपाधि धारण की थी। आर्य सेना का विजेता की उपाधि जो वो धारण किया किसने था, तो नेडुंजेलियन के द्वारा इस उपाधि को धारण किया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत की एक प्राचीन सभ्यता में से एक माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अगर प्रमुख स्थलों में बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो ऐसे प्रमुख स्थल थे जो कि कह सकते हैं कि प्राचीन समय में कितने सारे महत्वपूर्ण यहाँ से वस्तु और कह सकते हैं कि कई सारे खनन करने से कई सारे महत्वपूर्ण स्रोत मिले हैं, जिसके कारण से ये ऐसा माना जाता है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसे प्रोटो हिस्टोरिक या तो कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस काल का माना जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक काल का, यानी प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड का माना जाता है। याद रखेंगे उस समय जो है वो लोहा जो है वो प्रचलन में नहीं था, बाकी के तांबा और कांसा से ये परिचित थे। तो इस तरह से इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। और एक चीज और आप याद रखेंगे, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से एक सवाल और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो सर्वाधिक जो मुद्रा बनाया जाता था वो सेल खड़ी से बनाया जाता था। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो मुद्रा बनाया जाता था, या कह सकते हैं कि सिक्के जो बनाए जाते थे उसका निर्माण किससे होता था, तो सेल खड़ी से ही होता था। आगे चलते हैं, अगला सवाल था कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। तो याद रखेंगे अकबर के शासनकाल में टोडरमल जो कि मुगल शासक अकबर के वित्त मंत्री माना जाता है, तो उन्होंने कह सकते हैं कि जिसे राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, और वह अकबर के दरबार में 1573 में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के शासनकाल के दौरान उनका राजस्व प्रणाली जो है वो टोडरमल के हाथों में था, टोडरमल जो है वो कब आया था उनके दरबार में, तो 1573 ईस्वी में जो है वो टोडरमल जो है वो अकबर के दरबार में आते हैं। याद रखेंगे जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था उसी समय ये जो है वो टोडरमल का आगमन होता है, इसलिए अकबर ने जो है वो तत्काल उसे गुजरात की मालगुजारी का बंदोबस्त जो वो करने के लिए वहां नियुक्त किया था। टोडरमल ने ही सर्वप्रथम जो है वो भूमि नापने की समरूप प्रणाली प्रचलित की थी। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भूमि नापने की समरूप प्रणाली किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया था, तो उसका सही आंसर है टोडरमल के द्वारा। और उर्वरता के आधार पर जमीन का वर्गीकरण किया तथा लगान की दर फसल की 1/3 निर्धारित की थी, जिसे सीधे किसानों से वसूल की जाती थी। इस प्रकार अगर बात करें टोडरमल की, तो इनके द्वारा भूमि संबंधी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में माना जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भूमि संबंधी क्षेत्रों में इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके समय काल को जो वो क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है भूमि संबंधी क्षेत्रों से, तो वो है टोडरमल। और साथ ही साथ याद रखें कि कालांतर में यह व्यवस्था पूरे मुगल साम्राज्य में लागू कर दी गई, और यह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सक्सेसफुल भी हुआ था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पुरंदर दास को। पुरंदर दास दरअसल यह यक्षगान कर्नाटक की नाट्य शैली का एक मिश्रण माना जाता है, और इसका उद्गम जो वो प्राचीन भगवान अट्टा से हुआ है, और पुरंदर दास भी जो वो संबंधित हैं वो भी कर्नाटक से ही संबंधित हैं। अगर बात करें इसके विषय महाकाव्यों से जो है वो ये महाकाव्यों से संबंधित होता है, और इस नृत्य में देखा जाता है कि पैरों की थिरकन और संपूर्ण शरीर का हाव भाव से ही इसको जो है वो देखा जाता है। और दरअसल क्या है कि यह जो माना जाता है कर्नाटक का यक्षगान जो है तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया कि यक्षगान जो वो किस राज्य का नृत्य नाट्य शैली है, तो ये जो है वो कर्नाटक का नृत्य नाट्य शैली है।
याद रखेंगे यह अच्छाई पर बुराई की जीत दर्शाता है और इस नृत्य में एवं कथकली में कुछ जो है वो समानताएं दिखाई देता है। तो याद रखेंगे यक्षगान और कथकली में कुछ कुछ जो है वो समानताएं दिखाई देती है और यह अच्छाई पर बुराई की जीत को भी दर्शाता है। अगला सवाल है कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नाम हो सकता है कि इस तरह के नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको सबसे पहले समझिए कि शिष्यों के क्रम में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो अलेक्जेंडर आपको याद रखना है। यह सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो दरअसल यह सिकंदर के बारे में बात किया जा रहा है। तो याद रखेंगे सिकंदर जो कि भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में बेबीलोन में इनका जो है वो निधन हो गया था। बेबीलोन में इनका जो है वो निधन हो गया था। आइए यहाँ से एक महत्वपूर्ण आपको याद रखना है जो कि हर एग्जाम में जो आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से इनके गुरु कौन थे और इनके शिष्य कौन थे। गुरु और शिष्य से संबंधित 4 आपको व्यक्ति याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सुकरात। सबसे पहले आपको याद रखना है सुकरात। सुकरात के जो शिष्य हुए वो थे प्लेटो। सुकरात के जो शिष्य हुए वो थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु का शिष्य जो है वो माना जाता है सिकंदर। तो इस क्रम को आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ से है कि इसको हम याद कैसे रखें, तो सुपयसी यानी सु प य और सी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आप एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। सुपैसी ये जो है वो गुरु और शिष्यों का एक क्रम माना जाता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो। और प्लेटो के गुरु जो थे वो थे सुकरात। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। और साथ ही साथ सिकंदर का सेनापति का नाम अगर पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में सूसा जो कि फारस में जो है वो लगभग 33 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया बेबीलोन में। इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि इनमें से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी शाहजहां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी शाहजहां इसका सही आंसर है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम समझते हैं। दरअसल क्या था कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम जो कि उपनाम था शाहजहां का, उनका जो है वो जन्म लाहौर में हुआ था। तो यहाँ से 3 चीज़ आपको याद रखना है कि 1592 में शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का उपनाम जो है वो खुर्रम है। इसका उपनाम भी आपको याद रखना है, खुर्रम। कई बार पूछा जाता है कि खुर्रम जो है वो किसका नाम उपनाम था, तो जहांगीर का, शाहजहां का। सलीम जो है वो किसका नाम था, तो सलीम जो वो जहांगीर का नाम था, सलीम जहांगीर। इस तरह से भी कई बार जो है वो उपनाम से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर जो वो करवाया था। और शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध 1657 में एक युद्ध देखने को मिलता है। किसी भी राजाओं काल में अगर देखा जाए तो पिता के बाद उनके पुत्रों में जो वो अक्सर उत्तराधिकार की लड़ाई जो है वो देखने को मिलता है। कुछ उसी तरह से शाहजहां के शासनकाल के बाद भी इस तरह से देखने को मिला। और इनके बता दें कि पुत्रों में अगर बात करें तो 18 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को जो है वो बंदी बना दिया और 1658 ईस्वी में बंदी बना करके इन्होंने जो है वो अपने शाहजहां के स्थान पर इन्होंने जो वो गद्दी हासिल कर ली। तो याद रखेंगे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना दिया था 1658 ईस्वी में। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में इनका जो वो निधन हो जाता है और 74 वर्ष की कह सकते हैं कि उम्र में इनका निधन हो गया। और इस तरह से इनका शासनकाल जो वो औरंगजेब के हाथ में चला गया। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये मुगल शासकों में से कई सारे महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना जाता है। हालांकि मुगल शासक से अक्सर आपको सवाल जो वो एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलता है।
आगे चलते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बिना तार का है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्ययंत्र है जो कि बिना तार से संबंधित है, गिटार, सितार, ट्रम्पेट या वायलिन। तो याद रखेंगे गिटार, सितार और वायलिन ये तीनों जो है वो ये तो तार से संबंधित है, जबकि ट्रम्पेट जो है इसमें जो है वो तार से संबंधित नहीं है। तो याद रखेंगे यह वाद्ययंत्र जो वो बिना तार का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ट्रम्पेट। अगला सवाल है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी महायान संप्रदाय। अब सबसे पहले तो सवाल उठता है कि हीनयान और महायान आखिर में था क्या? तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं शॉर्ट में। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास जो है वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में ही गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास जो वो देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो हुआ था, चतुर्थ संगीति, वो कनिष्क के शासनकाल में ही जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में यह जो वो अभी कह सकते हैं कि चौथी संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसमें कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण लोग वहाँ पे, कई सारे विद्वान जो वो वहाँ पे पहुँचे थे, और जिसमें से वसुमित्र के द्वारा उसकी अध्यक्षता जो वो की गई थी। याद रखेंगे कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसके कारण से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महायान संप्रदाय होगा। और एक चीज और सवाल पूछा जाता है कि अश्वघोष जो है वो किसका या किस शासक का राजकवि था? तो याद रखेंगे अश्वघोष जो है वो राजकवि का शासक था, ये कह सकते हैं कि राजकवि था। तो याद रखेंगे कनिष्क का राजकवि जो है वो अश्वघोष था। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालारगंज संग्रहालय ये आपको पता होगा, यह स्थित है हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी हैदराबाद। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य माना जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि स्त्री पुरुष ये दोनों का कॉमन नृत्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी घूमर। तो सबसे पहले तो याद रखना कि घूमर जो है वो किस राज्य का जो है वो नृत्य है। तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान में जो है वो प्रचलित है घूमर नृत्य। फाग अगर बात करें तो फाग, ये भी कई बार सवाल पूछा गया कि फाग जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो वो हरियाणा में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला आता है कजरी। कजरी की अगर बात करें तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश के कटाई, जब फसल की कटाई होती है उस समय किया जाने वाला नृत्य है कजरी। उसके बाद है जट जाटिन, यह बिहार में वर्षा ऋतु के समय होता है। फिर है गिद्धा, ये पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वहीं अगर बात करें हिकात, तो हिकात जो है ये जम्मू कश्मीर में कुंवारियों के द्वारा यह किया जाने वाला नृत्य है। ये आप जरूर याद रखेंगे, इसका नाम हिकात। हो सकता है कि आपको सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि हिकात जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है जो कि वहाँ की कुमारियों के द्वारा या कह सकते हैं कि लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो वो है जम्मू कश्मीर का ये प्रमुख नृत्य माना जाता है हिकात। उसके बाद एक और आता है कोल्लटम। कोल्लटम यह कह सकते हैं कि तमिलनाडु का एक छड़ी नृत्य है कोल्लटम। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो पूछा गया है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु का छड़ी नृत्य है कोल्लटम। अगला सवाल है हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किस में हुआ था? तो अभी हम थोड़ी देर के पहले जिक्र किए थे हीनयान एवं महायान, ये दो संप्रदाय जो है वो मुख्य रूप से जो बटा था बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो जो चतुर्थ संगीति हुई थी, चतुर्थ संगीति जब होता है तो उसी समय जो वो हीनयान और महायान ये दो संप्रदायों में जो वो जन्म होता है और दो संप्रदायों में ये बढ़ जाते हैं। अगर बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति तो किसके समय में हुआ था? तो याद रखेंगे यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। यह हुआ कहाँ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में जो है यह बौद्ध संगीति हुआ था। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज और आपको याद रखना है
कि इस जब यह संगीति हो रहा था तो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण भिक्षु जो इसमें शामिल हुए थे, जैसे वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व, अग्निमित्र, नागार्जुन, ये सभी कई सारे बुद्धिजीवी जो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इस संगीति में महाविभास नामक एक ग्रंथ की रचना की गई और चौथी संगीति में ही बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान भी हुआ था। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा बौद्धों की चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सम्राट अकबर के द्वारा किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था? मोती महल, रंग महल, पंच महल या हीरा महल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पंचमहल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि पंचमहल कहाँ पे स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे पंचमहल हो जाएगा। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पंचमहल को हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। यह नालंदा में स्थित पिरामिड आकार का एक भवन है जो बौद्ध विहारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है। 5 मंजिलों वाली इस आयताकार महल का आकार ऊपर की ओर छोटा होता गया है। मुगल कालीन वास्तुकला के क्षेत्र में अगर बात करें तो अकबर का युग जो है प्रयोगों का युग था। इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण प्रयोग, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण प्रयोग जो वो देखने को मिलता है। इसके शासनकाल में अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली के साथ साथ फारसी शैली का अधिक प्रयोग जो है वो हुआ है। अकबर शैली में मेहराबी और सहतीरी शैली दोनों का मिश्रण था। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि इनमें से किस शैली के समय में मेहराबी और सहतीरी शैली का दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है? तो अकबर के समय काल में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पंचमहल, जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस तरह के सिक्के जो है वो किस शासक के समय में और किस वंश के समय में ऐसे सिक्के जो वो देखने को मिलते हैं। तो याद रखेंगे, गुप्त काल की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में गुप्त काल का जो मुद्रण कला था वो सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है वो गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। सर्वाधिक सोने का सिक्का का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ। सबसे पहले अगर बात करें तो सोने का सिक्का जारी किसने किया था? तो हिंद यूनानी के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो वो जारी किए गए थे। वहीं अगर सबसे अधिक पूछा जाए कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो गुप्त शासकों ने। वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में माना जाता है, तो ये कह सकते हैं कि कनिष्क वगैरह के शासन काल में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जो वो जारी किए जाते थे। वहीं अगर बात करें सातवाहन, तो सातवाहनों ने जो वो सोने और चांदी के जगह पे शीशे के सिक्के का प्रचलन चलाया और शीशों के सिक्के की शुरुआत जो वो इन्होंने सर्वप्रथम किया था सातवाहनों ने। याद रखेंगे, सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन के द्वारा ही शुरुआत की गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुप्त शासकों के समय में गुप्त सिक्के जो है उसमें जो वो इस तरह के चीज़ देखने को मिलता है, जो कि शासकों के नाम और उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र जो वो मिलता है। तो गुप्त सिक्के में, गुप्त काल में जितने भी सिक्के मिलते हैं इस तरह से मिलता है। अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। हालांकि इसका वास्तविक जो है वो इस संस्थापक माना जाता है वो कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, लेकिन श्रीगुप्त जो है इन्हीं के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और कुषाण के सिक्के, ये तो आपको पता है कि उस समय के सोने के सिक्के जो होते थे वो काफ़ी उत्कृष्ट माने जाते थे, यानी काफ़ी शुद्ध सोने के सिक्के जो वो इस समय देखने को मिलता है कुषाण काल में। जबकि हिंद यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया था और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है?
अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो घनश्याम दास बिड़ला थे। तो हो सकता है कि सवाल आपसे घुमा करके पूछ दे कि महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित किया गया था हरिजन सेवक संघ, उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। घनश्याम दास बिड़ला को जो वो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को इसे जो है 2 बार त्यागपत्र दिया था। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कुल कितनी बार जो वो त्यागपत्र दिया था? तो 2 बार। कब कब? 1925 में और 1930 में। 1925 में पहली बार इसने त्यागपत्र दिया था और फिर 1930 में भी इन्होंने 2 बार जो वो इसकी सदस्य कह सकते हैं कि इसे त्यागपत्र अपना दिया था सदस्यता के रूप में। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन जो महात्मा गांधी का ही माना जाता है, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, तो आखिर में ये महात्मा शब्द जो वो कहाँ से शुरुआत होता है? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह की जब शुरुआत होती है तो यहीं से जो वो गांधी जी के नाम के आगे जो महात्मा शब्द जो वो जोड़ा गया। तो इस तरह से इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। याद रखेंगे महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम जो वो महात्मा कहा था। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो सर्वप्रथम महात्मा कहकर बुलाया गया था। वहीं अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और एक सवाल और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने ही सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा था। और इसके अलावा याद रखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं के द्वारा दी गई थी। हालांकि इसमें कई बार जो सवाल जो मिलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। हालांकि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही उनको जो वो सरदार की उपाधि जो दिया गया था। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास माने जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ से भी सवाल जो पूछे जा सकते हैं और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है। आप डेफिनेटली एक बार लास्ट तक आप पूरा यहाँ से 100 सवाल आप हल करके जाएंगे तो एग्जाम में हो सकता है यहाँ से कई सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे भले आपको 100 प्रश्न देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर डिटेल डिस्कशन को अगर बात ले लिया जाए तो इसमें आपको लगभग 200 से 300 सवाल जो वो यहाँ पे हल हो रहे हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1854 में। 1854 में चार्ल्स वुड जो है वो भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था और उसने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए जो है वो प्रयास आरंभ किए और कंपनी के संचालकों के माध्यम से 1854 में इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया और जिसे जो है वो वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है और कह सकते हैं कि 100 अनुच्छेदों वाले इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, सुधार योजनाओं आदि का विस्तृत उल्लेख जो वो किया गया। वुड डिस्पैच भारत के शिक्षा के 3 उद्देश्यों को निर्धारित किए गए थे। पहला था पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, प्रशासन के लिए योग्य भारतीय सेवकों का निर्माण करना और भारत की जनता को अंग्रेजी शासकों का अनुपालक बनाया जाना। ये 3 जो है इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो हो सकता है कि यहाँ से ना पूछ करके ये हो सकता है स्थापना ना पूछ करके इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि आखिर में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा वुड डिस्पैच की जो स्थापना की गई थी या तो इसकी घोषणा जो की गई थी इसका उद्देश्य क्या था। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार करना ये पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि प्रशासन के लिए योग्य भारतीय सेवकों का निर्माण करना और तीसरा जो था वो है भारत की जनता को अंग्रेजी शासकों का अनुपालक जो वो बनाया जाना। तो ये 3 उद्देश्य के साथ ही वुड डिस्पैच का जो लाया गया था
और इसका घोषणा पत्र जो वो लगभग 100 आर्टिकल में इसका घोषणा जो वो इसमें दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1854 का वुड डिस्पैच इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो वर्तमान बिहार राज्य की स्थापना जो है इसके संदर्भ में आप जानते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली में आयोजित हुई थी शाही दरबार, तो उसमें सम्राट द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार प्रांत बनाने की जो वो चर्चा की गई थी। तो बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के उस समय प्रांत बनाने की घोषणा की गई और जिसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत की स्थापना हो जाती है, यानी बिहार प्रांत का उद्घाटन हुआ और पटना को इसकी राजधानी जो वो बनाई जाती है। हालांकि 1936 में बिहार को बंगाल तथा उड़ीसा से अलग करके इसे अलग कर दिया गया था, बिहार और बंगाल को तथा उड़ीसा को, और उड़ीसा जो वो अलग करके बनाया गया था। उड़ीसा जो वो 1936 में जो है वो बिहार से अलग हो गया। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। और बाकी के झारखंड आपको पता ही है, वो तो बिहार का उस समय भाग था और जिसकी ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य जो अलग होता है झारखंड से वो 2000 में होता है, 15 नवंबर 2000, ये तो आपको पता ही है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा, यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था। तो घोषणा तो 1911 में हुआ था, लेकिन बनाया गया था जो 1912 में इसको जो बनाया गया था अलग प्रांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1912 में। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी सरोजनी नायडू ही थी। याद रखेंगे घरसाना नामक स्थान पर नमक सत्याग्रह के जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया था तथा सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन इन्होंने दिखाया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सरोजनी नायडू। अगला सवाल है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार का गठन किया और उसकी उद्घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार का गठन कहाँ से इसकी उद्घोषणा की थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सिंगापुर से। कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है इस तरह का सवाल। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर से इन्होंने जो है वो 1943 में आज़ाद हिंद फौज या स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंद के अंतःकालीन सरकार का गठन कर इसकी घोषणा जो है वो वहाँ से किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सिंगापुर। अगला सवाल है सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ पर गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत हमने देखा था कि 1896 में हमने देखा, लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान तो वो हमने राष्ट्रीय गीत के बारे में हमने चर्चा किया। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान कब गाया गया और कहाँ पे गाया गया था, तो आप सभी को पता है कि कलकत्ता अधिवेशन का 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो वहीं पर जो वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जो है वो बजाया गया था और गाया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? मूल संविधान के हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मूल संविधान का ये हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अगर बात करें तो सबसे पहले जब मौलिक अधिकार बनाया गया था तो उस समय, अब सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए कि मौलिक अधिकार का विचार जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से आया। तो 1215 ईस्वी में जो कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा माना जाता है, वहीं से कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का जो सूत्रपात माना जाता है। प्रारंभ में संविधान के द्वारा कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कितने मौलिक अधिकार? तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। किंतु 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और जो कि कह सकते हैं कि इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और केवल उसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया।
तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी यह मूल संविधान का हिस्सा था। अगला सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, ना कि संघ लोक सेवा आयोग की। तो आप सवाल जब भी पढ़ेंगे तो सवाल को आप जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि इस सवाल को हम जानते हुए भी अगर अच्छा से हम सवाल नहीं पढ़ते तो वहाँ पे गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए आप सबसे पहले तो शांत मन से सबसे पहले सवाल को आप अच्छे से 1 या 2 बार आप रिपीट करके पढ़ लें। तो इसको समझिए कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र या राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना जो वो किया गया है, ये सभी पता है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है, और जो कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जबकि राज्य लोक सेवा की अगर बात किया जाए तो वो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा इसकी नियुक्ति जो वो की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी राज्यपाल। हो सकता है यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की बात करता तो यहाँ पे राष्ट्रपति आंसर होता संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है। तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता जो है वो क्या है, तो अनिवार्य इसमें आंसर हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनिवार्य। आइए थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा समझते हैं कि सरकार राज्य की एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जानते हैं कि सरकार जो वो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, परंतु सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप जो है वो एक समान नहीं होता है। ये सभी को पता है कि सभी राज्यों का अलग अलग अपना स्वरूप होता है, और उन्हीं के आधार पर जो वो आपको देखने को भी मिलता है। सरकार के स्वरूप का चयन जो वो देश की विशेष परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यही कारण है कि किसी देश की सरकार का एकात्मक और किसी की संघात्मक होती है। निहित है कि कह सकते हैं कि एकात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होता है। अगर बात करें एकात्मक शक्ति, तो एकात्मक शक्ति जो होता है वो ज़्यादातर शक्ति जितने भी होते हैं, एकात्मक शक्ति जो होता है इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो केंद्र के पास होता है। इसका मेन पावर जो होता है वो किसके पास होता है, तो केंद्र के पास होता है। तो इसका मुख्य पावर जो होता है वो केंद्र के पास होता है, यानी केंद्र के अधीन होता है। लेकिन अगर बात करें इसके आगे, की अगर किसी की संघात्मक होती है, एकात्मक प्रणाली का संपूर्ण जो कह सकते हैं कि शक्ति जो होता है वो केंद्र में निहित होता है। वहीं अगर बात करें संघात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति जो वो केंद्र तथा राज्यों के बीच में होता है। एकात्मक में केवल केंद्र होगा, लेकिन संघात्मक की अगर बात करें, संघ की बात करें, तो यहाँ पे केंद्र और राज्य जो है वो दोनों कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इसकी विभाजित होती है। तो इस तरह से इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनिवार्य। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। तो यूएसए के संविधान के समान जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मौलिक अधिकार। कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ जो वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में अगर बात करें तो अमेरिका के संविधान से कुछ ऐसे सहायता लिए गया था, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर जितने भी महाभियोग लगते हैं, उपराष्ट्रपति की अगर बात करें, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि बात करें, या तो फिर वित्तीय आपात, ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये सभी जो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मौलिक अधिकार। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इनमें से कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो यहाँ से 2 सवाल बनता है, एक तो बनता है वृद्ध गंगा और दूसरा है दक्षिण भारत की गंगा। तो एक तो पूछा जाता है वृद्ध गंगा, जो कि गोदावरी को कहा जाता है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कावेरी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है। तो सीमाओं से संबंधित, मैप से संबंधित भी सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें से राज्यों में अगर बात करें तो नागालैंड ये तो नहीं होगा, मणिपुर ये भी नहीं होगा, असम की भी सीमा जो है वो नहीं जुड़ती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से लगता है।
आइए थोड़ा सा वो राज्य की बात करते हैं जिसकी सीमा जो है वो चीन की सीमा को टच करता है। जैसे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो चीन से सटी हुई है। वहीं अगर बात करें कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। और बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य की अगर बात करें तो वो हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये पांच राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि अपनी सीमा को साझा करता है, तो इसका सही आंसर है 5 ऐसे राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये दोनों जो वो भारत और पाकिस्तान की सीमा में स्थित है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए समझते हैं अगला सवाल जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है कि भारत में झूम कृषि जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, जिसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। यह जो है वो किससे जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी जनजातीय या आदिवासी लोगों से। कैसे जुड़ा हुआ इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में झूम खेती या झूम कृषि होता क्या है। तो दरअसल हम जानते हैं कि झूम कृषि की अगर बात करते हैं तो झूम कृषि आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि कृषि कार्य करने के लिए वनों को सबसे पहले तो साफ किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्षेत्र है और यहाँ पे कई सारे जो वो पहले वन थे, इन वनों को जो है सबसे पहले इसे साफ किया जाता है। सबसे पहले तो इसे साफ किया जाता है और इसे साफ करके फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे जो वो कृषि की जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे जब उपजाऊ देखा जाता है कि उपजाऊ थोड़ा सा कम हो गया, तो वैसे में क्या किया जाता है कि जब यहाँ उपजाऊ कम हो जाता है तो यहाँ से फिर ये दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पे भी वहाँ के जंगलों को साफ करते हैं और वहाँ से भी ये कह सकते हैं कि उसी तरह से खेती करते हैं जिसे झूम कृषि की संज्ञा जो वो दी जाती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, हिमाचल की अगर बात करें, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, असम, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी घाट, ये सभी प्रकार जो वो कृषि की कह सकते हैं कि झूम कृषि जो है वो इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनजातीय या आदिवासी लोगों से संबंधित है झूम कृषि। अगला सवाल देखते हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेराम्बूर में स्थित है, पेराम्बूर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पेराम्बूर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह पेराम्बूर है कहाँ पे। तो याद रखेंगे यह चेन्नई में स्थित है पेराम्बूर, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहीं पर स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम शृंग कौन सा है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत के अलावा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे अगर हिमालय पर्वत के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो माना जाता है वो अनायमुड़ी को माना जाता है। अनायमुड़ी को माना जाता है जो कि नीलगिरी पर्वत में या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है अनायमुड़ी को। यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर है अनायमुड़ी। साथ ही साथ अगर बात करें गुरु शिखर, तो आप सभी को पता है कि शिवालिक जो है वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर ही है। और महेंद्रगिरी इनके बारे में आपको पता है कि यह पूर्वी चोटी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दोदा बेटा जो है वो अनायमुड़ी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है। और इसके पश्चिमी हिस्से में कह सकते हैं कि सह्याद्री की पहाड़ी है, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। और सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें पश्चिमी घाट की तो वो होता है कुद्रेमुख अगर पूछा जाए। और नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो वो अनायमुड़ी है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एस्ट्रॉयड्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हम जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे 2 ग्रह है और यहाँ पे एक लेयर होता है जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो कई बार सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो वो किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होता है।
तो याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो वो क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर सूर्य है, यहाँ पे अगर सूर्य है तो यहाँ पे 4 आपको ग्रह आपको पता होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 जो वो इनर प्लेनेट या तो कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि 4 इसके बाद अगर बात करें तो बृहस्पति अगर बात करें, उसके बाद आता है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये 4 जो वो ये बाह्य प्लेनेट या कह सकते हैं कि आउटर प्लेनेट या तो कह सकते हैं कि बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, या इसे बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बृहस्पति जो वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। तो इस तरह से यहाँ पे सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो वो ये है बुध, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है जो बुध है, और सबसे दूर का ग्रह जो वो वरुण है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व जो है वो किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो भारत सरकार के वार्षिक कर जो है वो राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक जो वो प्राप्त होता है। हालांकि ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आय और निगम कर से। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सशर्त उपलब्धियों प्रणाली CAS का निकट का संबंध जो वो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केबल टीवी नेटवर्क से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। अगला सवाल है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा जो वो की जाती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण हम जो है वो पुरस्कारों की बात करते हैं। जैसे आइंस्टीन पुरस्कार, यह यूनेस्को विद्यालय में जो विज्ञान के पाठ्य को लोकप्रिय बनाने की दिशा में विशेष योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है, आइंस्टीन पुरस्कार। दूसरा है एमी पुरस्कार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जिसका सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, एमी पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, जो कि पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की विभिन्न विद्यालयों में अमेरिकियों द्वारा विशिष्ट योगदान हेतु $10,000 जो है वो इसके तहत प्रदान की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। एलिफेंटा दर्रा जो है वो बहुत चर्चित रहा है, कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा दर्रा की अगर बात करें, एलिफेंटा दर्रा की अगर बात करें तो हो सकता है करंट से आप इस सवाल को आप जरूर रिलेट करेंगे कि वर्तमान में हम कुछ घाटी जो है वो और कुछ दर्रे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे हैं, लद्दाख के कुछ क्षेत्र के दर्रे हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश के और कुछ सिक्किम के। ये दर्रे जो वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहता है और वहाँ से जो सवाल जो वो कट पेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका में। श्रीलंका में ही स्थित है एलिफेंटा दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की जो है ये क्या है, आखिर में क्यों इसे जारी किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का, राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर जो वो आकलन करने का एक मापदंड माना जाता है, जिसे मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसके तहत कुछ चीज़ें जो है वो जारी की जाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, वो कौन कौन सा क्षेत्र है। जैसे मानव विकास सूचकांक जो वो किसी देश की आधारभूत मानवीय आवश्यकता जो है, जैसे लोगों की जीवन प्रत्याशा, इसके तहत 3 चीज़ों को जो है वो मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। सबसे पहला जो आता है वो है व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा। सबसे पहला तो आता है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इसके आगे अगर बात करें, जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें, उसके बाद आता है साक्षरता। दूसरा आता है साक्षरता, दूसरा इसमें आता है साक्षरता। और साक्षरता की अगर बात करें इसके बाद तो अच्छे रहन सहन के स्तर के लिए आय से वंचन, ये तीन चीज़ों को, ये चीज़ था पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा था साक्षरता और तीसरा था अच्छा रहन सहन के स्तर पर जो वो आय से वंचन कितना कर पा रहा है। उन सभी चीज़ों को, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को संयुक्त रूप से जो वो मानव विकास सूचकांक जो वो इन तीनों के संयुक्त सूचकांक ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का एक मापदंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ से दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर पिघलाने पर, या उसमें कह सकते हैं कि पिघलाने पर उसका आयतन जो है किसी का घटता है और किसी का बढ़ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि किसका घटता है और किसका बढ़ता है। तो गलनांक पर दाब का प्रभाव की अगर बात करें तो वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, यानी पिघलने पर उसका आयतन जो वो कम होता है, यहाँ पे पहले था लेकिन पिघलाने के बाद इसका आयतन जो वो कुछ कम होता है, तो उन पर जो है वो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक जो है वो क्या हो जाता है, जब उस पर दाब बढ़ाइएगा तो उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो बर्फ ले सकते हैं, ढलवां लोहा, बिस्मथ, ये सभी जो वो एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तथा इसमें वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, यानी जो ऐसा पदार्थ जो पिघलने के बाद, यानी पिघलने के बाद जो वो क्या होता है, प्रसार होता है, यानी बड़ा होता है, बढ़ता है, तो उस पर जो वो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होता है, तो उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी जो वो बढ़ जाता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव क्या होता है। तो सामान्यतः ऐसे माना जाता है कि अशुद्धि मिलाने पर उसका गलनांक जो है वो कम हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सूर्य उदय होते समय सूर्य व डूबते समय लाल जो है वो क्यों दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी प्रकीर्णन के कारण से ऐसा जो वो हमें दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि घरों में विद्युत संयंत्र जो है वो जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी में, समांतर में या मिश्रित क्रम में। तो आप सभी को पता है कि घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं कि लोहे में जंग लगना क्या है। तो आपको पता होगा कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया के तहत ही लोहे में जो है वो जंग लगता है। अगर बात करें कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जैसे लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि इसमें लोहे में जंग लगने से इसका वजन जो है वो क्या होता है, तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ जो है वो फेरिक ऑक्साइड होता है और यह भूरी परत के रूप में जो वो लोहे पर जम जाती है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि लोहा को धीरे धीरे वो खत्म कर देता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत जो वो चढ़ाई जाती है और लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण से लगता है। तो कई बार सवाल पूछा गया कि आखिर में लोहा में जो है वो जंग क्यों लगता है। तो लोहा में जंग लगने का कारण जो होता है वो मुख्य रूप से हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण से ही जो इसमें जंग लगता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस के मापक्रम किसी तापमान पर पाठ्यांक जो वो समान होता है, यानी कौन सा वो टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों का पैमाना जो होता है वो सेम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी -40 डिग्री पर। -40 डिग्री इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति अगर बात करें तो सर्वाधिक जो होगा वो स्टील में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ठोस में जो है वो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति जो है वो सर्वाधिक होता है, जबकि द्रव में उससे कम और जल में जो है वो उससे कम होता है। अगला सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। आखिर में हम सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो दरअसल कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण से सोडियम को जो वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर के द्वारा ही जो वो चेचक के टीके का विकास किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी एडवर्ड जेनर। अगर आपसे पूछा गया कि टेरामाइसिन का जो खोज किसके द्वारा किया गया था, तो फिनिल के द्वारा। टीबी बैक्टीरिया की अगर बात करें, टीबी की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात करें पोलियो वैक्सीन तो जॉन साल्क। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस और विटामिन की खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था। एक और सवाल आपको याद रखना है
कि प्रथम परखनली शिशु जो है एडवर्ड्स एवं स्टेंटो है, एडवर्ड्स एवं स्टेंटो है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइन्योवन के द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई थी। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो आपको पता है कि आरबीसी का काम जो होता है मुख्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वो शरीर में बढ़ाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ब्लड में जो है वो ज़्यादातर भाग जो होते हैं वो प्लाज्मा होते हैं और प्लाज्मा जो हो वो वाटर जो होता है वो लगभग 90% तक उसमें जो है वो वाटर होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ब्लड में 55% जो वो प्लाज्मा देखने को मिलता है, 50 to 55%। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हृदय को एक बार धड़कने में, और जब एक बार धड़कने में की बात की जाए तो याद रखेंगे जैसे अगर पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितनी बार जो वो धड़कता है, तो 1 मिनट में आपको पता है कि 72 बार जो वो धड़कता है, जिसके कारण से इसका पर सेकेंड अगर बात करें, शरीर के हृदय को एक बार धड़कने में जो वो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 0.8 सेकेंड। आगे चलते हैं, अगला सवाल है और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि बिहार से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बात करें तो हिमालय का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इसका राइट आंसर, इसको आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी से लेकर दिहांग या दिवांग घाटी तक। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इन दोनों तक यहाँ पे माना जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चीता। चीता इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जाए तो चीता जो है वो धीरे धीरे भारत से लगभग जो है वो विलुप्त करता जा रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे या किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से सवाल जो वो पूछे जाते हैं। आपको पता है कि भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, ऑप्शन हो सकता है कि महान्यायवादी दे दे, सॉलिसिटर जनरल दे दे, प्रधान न्यायाधीश दे दे, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त दे दे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी भारत का न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है वो किस गैर संसद सदस्य को, यानी संसद का या सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो वो है भारत का महान्यायवादी। इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो हो सकता है कि आपसे सवाल में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनमें से किनके द्वारा संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद वहाँ पे जो है वो भाग लेते हैं, तो क्या उनको वोट देने का अधिकार है या नहीं है। तो याद रखेंगे उन्हें वोट करने का अधिकार जो वो नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी बनने के लिए उनकी अर्हताएं या तो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो बता दें कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो भी कह सकते हैं कि कंडीशन है, उसी को अप्लाई जो है वो यहाँ पे एक महान्यायवादी के लिए भी होता है। तो याद रखेंगे इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के में केंद्र की सरकार को निहितार्थ जो है वो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए थोड़ा सा हम समझते हैं सवालों को और इसका जब देख लेते हैं ऑप्शन। कहता है कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि जो वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है और उनके बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग में एक का ए है और दूसरे का बी है तो उनके बच्चों में जो है वो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जो वो देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए बी और ओ, ए बी तथा ओ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ के वास्तुविद ले कार्बोजियर किस देश का नागरिक था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी फ्रांस का यह जो वो नागरिक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि संक्रामक नहीं है। हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया या धनु स्तंभ, जिसे टेटनस के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको पता होगा कि धनु स्तंभ या टेटनस जो है वो जीवाणु के कारण से होने वाला एक रोग है, जबकि संक्रामक रोग में अगर बात करें तो हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, ये सभी जो वो संक्रामक रोग देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य या वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आवश्यकता। ऐसे में क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आवश्यकता। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। शुष्क सेल में जो एनोड का प्रयोग किया जाता है वो जो है वो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जस्ता। जस्ता जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। थ्रोम्बोसिन, हीमोफीलिया, निमोनिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि मनुष्य में कई लिंग संलग्न गुण हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गंजापन। ये जो है वो लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। लिंग संलग्न जीव जो होता है इसका अगर बात करें तो यह जो है वो क्या कहते हैं, तो हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग की वाहक जो होते हैं वो जनरली स्त्रियां देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से विटामिन B1 क्या कौन सा है। तो विटामिन B1 क्या कहलाता है। तो विटामिन B1 जो है वो थायमिन कहलाता है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का, यानी ए कह सकते हैं कि विटामिन ए का नाम है, जबकि अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी है, जबकि थायमिन जो है ये B1 है, विटामिन B1। जबकि अगर बात करें राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का जो है वो रासायनिक नाम है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कुवैत। कुवैत इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कश्मीर का। कश्मीर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य क्षेत्रों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसके द्वारा इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था इंडिका। तो इसके बारे में जो वो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन तथा अन्य विषयों का प्रामाणिक रचना जो वो देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इंडिका। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी जो है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है वो वैसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने
T20 विश्व कप में सबसे पहला शतक जो इन्होंने जड़ा था। अगला सवाल है कि भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा इस तरह के सवाल जो वो अपग्रेड होकर पूछे जाते हैं कि भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो वो कहाँ मनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी न्यूयॉर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि आर्यों के भारत आने से पूर्व या आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जनजाति निवास कर रही थी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी द्रविड़। द्रविड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से ग्रहों को उसके उपग्रहों की संख्या से अवरोही क्रम में सजाए। तो अगर पूछा जाए कि ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में, यानी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो घटते क्रम में आपको लिखना है सबसे पहले इन चीज़ों को आप समझ लीजिए कि सबसे अधिक आखिर में अगर बात करें तो शनि की अगर बात करें तो इसकी उपग्रहों की संख्या 82 है। बृहस्पति की अगर बात करें तो 79 है। मंगल का 2 है। जबकि वरुण इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि वरुण के कुल कितने उपग्रह हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ही देर में। जैसे बुध का आपको पता है कि 0 होता है, शुक्र का आपको पता है कि 0 होता है, मंगल का कितना, पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है, बुध का अगर बात करें तो बुध का एक चंद्रमा, वही पृथ्वी और बुध एक ही जैसा होता है। यहाँ पे क्या है कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से जो है वो सबसे सही अवरोही क्रम में जो है वो कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले तो आ जाएगा 3, क्योंकि आपको पता है कि शनि का जो है वो कितना है, तो टोटल 82 है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा 2, तो 3 2 आपको देख लेना है कि 3 और 2 किस में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन वैसा है डी, जो कि 3 2 1 4 यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एक पूछा जाता है, एक दूसरा पूछा जाता है ध्रुवीय व्यास। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 12,750। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 12,750 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी स्पुतनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो आपको बताना है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि जो है वो समानुपातिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा r⁴/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहत कहाँ की मुद्रा है, बहत जो वो कहाँ की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी थाईलैंड की अगर बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है इसका नाम बहत है। अगला सवाल है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। तो ग्लेशियर में बर्फ जो है वो हमेशा कहाँ से पिघलती है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो है वो बर्फ़ या ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे पिघलता जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे निचले स्तर से इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। जहाँ से नदी के डेल्टा का आरंभ होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है, या भिन्न 2 नदी व्यवस्था के बीच में उसकी जो दूरी होती है उसे या उसकी भूमि जो होता है उसे कहा जाता है, या फिर नदी की 2 शाखाओं के बीच में भूमि जो होता है उसे कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 2 भिन्न नदी व्यवस्थाओं के बीच की भूमि जो होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे दोआब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि वेदांतगल पक्षी विहार जो है वो कहाँ पे स्थित है। वेदांतगल पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु में जो है वो वेदांतगल पक्षी विहार जो वो अवस्थित है।
अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नागपुर में। नागपुर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा जो वो स्थित है। पहला है कैलिफोर्निया धारा, दूसरा है वेनेजुएला की धारा, तीसरा है ब्राज़ील की धारा और चौथा है लेब्राडोर की धारा। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि गर्म धारा, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है गर्म और ठंडा धारा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ए। माफ कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है उसके बारे में आपको बताना है कि लोयस जो वो किस प्रकार की मिट्टी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पवन निक्षेपित। पवन निक्षेपित इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम या किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सन 1909 ईस्वी में। सन 1909 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आज का अगला सवाल है कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो आइएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य या अधिनियम किसके अनुसार से होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करना यही है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि जो वो कौन सी नहीं है। तो ब्याज दर को कम करना ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की नियंत्रण पर कोई रोक वैसा नहीं लगता है। बाकी की मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग, ये तीनों जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जो है वो इसके अगर बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्याज दर को कम करना। ये जो मुद्रास्फीति का विधि के अंतर्गत जो वो नहीं आता है। तो इसका सही आंसर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में कि इसका सही आंसर कैसे होगा। तो आपको पता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में तीव्र वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति मुख्य रूप से दो रूपों में प्रकट होती है, एक है मांग प्रेरित स्फीति और दूसरा है लागत प्रेरित स्फीति। तो इस तरह से इन दोनों को आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो किसी भी उत्पादन के 4 प्रमुख अगर आपसे कारक पूछा जाए कि उत्पादन के 4 कारक क्या है, तो मूल रूप से अगर बात करें उत्पादक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रथम जो खाद्य पदार्थ या अन्य फसलों तथा वानिकी उत्पादन से संबंधित है, उन्हें प्राकृतिक उत्पादन कहा जाता है। तो अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर की, अगर बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में जो होता है वहाँ पे क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ अन्य फसल तथा वानिकी के क्षेत्र में ये किया जाता है। खननों से प्राप्त होने वाले खानों से जो भी खनिज प्राप्त होते हैं ये सभी प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये भी मानव की प्रारंभिक उत्पाद संबंधी गतिविधियां थी। अगर बात करें इसके अलावे अगर बात करें तो द्वितीय प्रकार के उत्पादकों में वे उत्पादक आते हैं जो विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल से वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है। ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं तथा इन रूप में प्रकृति की नहीं पाई जाती है। इसमें याद रखेंगे इस रूप में जो वो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। हो सकता है कि आपसे सवाल जो है इस तरह के सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है और तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। सबसे पहले तो भूमि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो भूमि है, फिर उसके साथ श्रम, उसमें श्रम होना चाहिए यानी मेहनत होना चाहिए, फिर उसके अलावा पूंजी और चौथा है संगठन।
ये चारों जो है वो कहीं ना कहीं उत्पादन के 4 प्रमुख कारक माने जाते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। आगे चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव पर पैदा हुए थे। गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। यह जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। यह गांव जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भारत में या फिर भूटान में। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो हम लेकर आते रहें। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको एक लाइक करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।